मुरलीधराचार्य का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया विविधता का फार्मूला याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक क्या होता है, इसके बाद मूल गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल। हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए 100% ये चैप्टर आना ही आना है। 4 या 6 नंबर पक्के कर लीजिएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान दो, द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना, माने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रतीक कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 चीज पढ़नी है और तीनों फिक्स कर लीजिएगा। 4 या 6 नंबर 100% मिलेंगे आपको, ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, डिफिनेशन वगैरह यानी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आइए पहले हम पढ़ते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले जो डिफिनेशन होगा, ध्यान रखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर दिखाएं, शून्य के बराबर लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, या दिखाएं या लिखें तो वह द्विघात समीकरण होगा। वह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। समझो पहले द्विघात बहुपद क्या होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्या कि अभी समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे वो ध्यान रखो। माने एग्जाम्पल माने जैसे मानते हैं द्विघात बहुपद, बताओ क्या है, x² + 5x + 6, ये बताओ है कि नहीं है। ये क्या है आपका? द्विघात बहुपद है। लेकिन इसी को अगर हम 0 के बराबर दिखा देंगे तो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। समझ में आएगा नहीं सभी लोगों को? ध्यान दो। यानी अगर हम ये पहला उदाहरण, अगर दूसरा बात करें, जैसे किसी का मन है भाई 2x के घाते मान लो 2 ले लो और बराबर दिखा दो 0, तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। समझ में आ रहा है नहीं सभी लोगों को? यदि मैं तीसरा उदाहरण बोलूं कि मान लो y² - 5 = 0, तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। यानी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर दिखा देंगे तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे ये, ठीक है। समझ में आया? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? अब ध्यान दो, याद कर लेना है मानक द्विघात समीकरण याद कर लेना है आपको। ax² + bx और +c = 0। ये आपका क्या है? मानक द्विघात समीकरण है। इस चीज को आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो भी फार्मूला वगैरह बनेगा सारे के सारे इसी पे बनेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है। अब आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिया, अब हम इसको चेक करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये चेक करेंगे कि क्या, आपको बताना है कि क्या x + 1 और x - 2 द्विघात समीकरण है। ये बताना है, माने चेक करके ये बताना है कि नहीं है। तो क्या करोगे? इसको चेक करेंगे भाई, x + 1 ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर x - 2 भी क्या कर लेंगे? नोट डाउन। अब क्या करेंगे? पहले वाले का x ले लेंगे और दूसरे वाले का पूरा लिख लेंगे, ऐसे ही जैसे हम गुणा करते थे, ठीक है। अब यहाँ +1 है तो लिख लेंगे +1 और दूसरे ब्रैकेट में सेम लिख लेंगे x - 2। समझ में आया नहीं? मतलब पहले पद का पहला ले लेंगे और दूसरे पद का पूरा, फिर पहले पद का दूसरा ले लेंगे और दूसरे पद का पूरा ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए
एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको यहाँ 0 लिखा रहेगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आपको दिखा दिया, तो यानी ये यहाँ पे 0 लिखा रहेगा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो पहले से दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन में है उसमें पहले से मेंशन रहेगा। तो जब x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 2x, x का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा +1x, और क्या हो जाएगा -2 = 0। अब क्या करेंगे भाई, देख लो आगे, एक्स स्क्वायर माइनस -2x में +x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -x, और -2 = 0। तो देखो ये दो घात है कि नहीं है। जब ये दो घात यहाँ, जब दो घात आएगा, यानी आपका यहाँ पे दो घात अगर आया तभी द्विघात बहुपद होगा। अगर दो घात नहीं आया इसका मतलब द्विघात बहुपद नहीं है। अगर 2 के बाद 3 आ गया, जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ समझा रहा हूँ, 3x आ गया, मान x³ आ गया, x² भी आया, +x आया, +1 = 0 अगर आया तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं ये हमने समझाया आपको। द्विघात समीकरण का मानक स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया ये जो है, ठीक। अब ध्यान देंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के कैसे हम उसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। वो हम मेथड सीखने वाले हैं। तो आइए हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि से कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, दूसरा मेथड सिखाने वाला हूं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया क्या कि x² प्लस मान लेते हैं आपका 4x और +4 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ करना नहीं है, ध्यान समझो। इस इक्वेशन को पहले आप क्या करोगे, सेम एज इट इज ऐसे लिख लोगे, ठीक है। क्या है देखो, x² + 4x + 4 = 0। अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करते हैं ध्यान दो, हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, लेकिन ध्यान दो, जैसे 4 है और यहाँ कितना है 1, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए, माने 4 ही आए, मतलब 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 4 आए। तो क्या हो सकता है 2 दूनी 4 और 2 2 4, यानी हम कह सकते हैं कि x² प्लस यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा 2 + 2x और +4 = 0। तो अब क्या हो जाएगा x² प्लस 2 का x करें क्या हो जाएगा 2x, फिर 2 का x करें क्या हो जाएगा 2x और +4 = 0। समझ में आया। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, यहां से x और x ले लेंगे क्या कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा यहाँ 1 ही बार था, ले लिए बाहर, लेकिन बचा केवल क्या 2। अब हमने आपको बताया था कि यही वाला ब्रैकेट सेम उतार लेना। अगर क्योंकि पहले चैप्टर में सॉरी दूसरे चैप्टर में बताया था, क्यों ध्यान दो, पहले समझो। ये वाली ब्रैकेट सेम एज इट इज उतार लेंगे, लेकिन ध्यान दो और बराबर 0 लिख दो। अब देखो यहां बताओ बच्चे, यहाँ कितना है 4 है, लेकिन यहाँ कितना है 2। तो बताओ यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, लेकिन 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब। अरे भाई 2 2 जा 4, यानी 2 2 कह सकते हो कॉमन है, ये भी भाषा है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये तरीका बता रहा हूं कि जैसे ना समझना क्या कॉमन लेना है, तो ये वाली ब्रैकेट सेम लिख लो और यहाँ का मैच कराओ। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 का गुणा करेंगे तभी 4 आएगा, और प्लस है तो प्लस लिख लो, ठीक। अब ध्यान दो आगे, ये दोनों ब्रैकेट फिर से सेम है, x + 2 ले लो कॉमन, तो क्या आ जाएगा बच्चे ध्यान दो, x + 2 = 0। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, x + 2 जो एवरी टर्म = 0 दिखाओगे, माने प्रत्येक जो पद है उसको 0 के बराबर दिखाओगे, यानी x + 2 = 0 एंड x + 2 = 0। अब देखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 एंड x = क्या आ जाएगा -2, दोनों में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण के हल हो गए। तो हल कौन कौन से आया, -2 और -2, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ये केवल बेसिक लेक्चर है,
द्विघात समीकरण क्या होता है हमने ये बता दिया, गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं ये हमने बता दिया। अब आइए अगला जो टॉपिक है आपका मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं वो हम चेक करने अगला जो है टॉपिक मूलों की प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मूलों की प्रकृति। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या पढ़ना है, मूलों की प्रकृति, लेकिन कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान से सभी लोग देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। ठीक है ना, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये बताइए मानक द्विघात समीकरण हमने क्या बताया था, बताइए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये बताया। ये अपने रगों में बसा लो भाई एक सूत्र, ठीक है ना, मानिए ये मानक स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको अपने दिमाग में रख लेना है। अब आगे देखो, मूलों की प्रकृति का मतलब ये होगा कि जब हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, द्विघात समीकरण या श्रीधराचार्य मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देखो डिस्कस कर दे रहा हूं, श्रीधराचार्य जिसे बोलते हैं, ध्यान रखना, श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होगा, ध्यान दो, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये फार्मूला अपने दिमाग में भर लो। जब द्विघात समीकरण के गुणनखंड जब नहीं होंगे, सुन लो जरा पहले, द्विघात समीकरण के जब कोई गुणनखंड नहीं होंगे तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में आप श्रीधराचार्य मेथड लगा दोगे तो उसके हल आ जाएंगे। जैसे मैं अभी एक उदाहरण आपको बता दूंगा, पहले इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है, ये हमने बता दिया। ठीक, अब हमने मूलों की प्रकृति का हेडिंग डाल दिया, लेकिन इसमें एक सूत्र आपको नोट करना होगा ये। अब इस पे पहले मैं एक एग्जांपल करा दूं कि कैसे जब गुणनखंड नहीं होगा, तो पहले एक तो पढ़ते चलो, फिर मैं इसके बारे में डिटेल अभी मूलों की प्रकृति को डिस्कस करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब द्विघात समीकरण को हल करने हैं, x के मान फाइंड करने हैं। किसके मान फाइंड करने हैं, x के मान ज्ञात करने हैं। देखो अब हम क्या बता रहे थे, ऐसे देगा और कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, जो भी कहेगा। अब देखो इसका गुणनखंड करो, एक का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे एक आ जाए, पॉसिबल है? अरे एक का गुणनखंड एक में एक करोगे तो एक का नाम एक और एक एक 2 होगा, लेकिन लाना कितना है, यहाँ कुछ नहीं। अरे भाई मैं बताया था, जब कुछ नहीं दिखेगा तो समझो एक है, इसका मतलब आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। नहीं ज्ञात करो, कौन सा मेथड लगाओगे, ये, और इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे, इससे तुलना करोगे, यानी आप लिखोगे पहले क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ध्यान दो, जब यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब a का वैल्यू 1, माने जब कुछ नहीं रहता है तो 1, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। अब b है तो यहाँ पे b का x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की भी, और c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1, माने a का भी वैल्यू 1, b का भी वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 हो गया। अब आ जाओ हम x का मान निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, देखो माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी है 1, और प्लस माइनस रूट में फिर b की वैल्यू, यहाँ b है तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, माने a का मान है 1 और c का मान भी है 1, अब अपान 2a का वैल्यू कितनी है 1। क्या सभी लोग समझ में आएंगे, नहीं है? तो देखो इस तरीके से ऐसे अब मान रख लिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ध्यान दो, 1 का वर्ग करोगे क्या आएगा बच्चे, ध्यान दो, 1 ही आएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, ये आ गया। ठीक, क्लियर, अपान 2। आगे देखो यहां पे बता दे रहा हूं, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 में से 4 घटाओगे क्या आ जाएगा बच्चे, -3 आ जाएगा, क्लियर, अपान 2। अब ध्यान दो, ठीक है, जिनको नहीं पता वो ध्यान देंगे। x की वैल्यू यहां से 2 मान निकल के आए, तो x की वैल्यू क्या क्या है, ध्यान दो, -1 एक बार ले लो प्लस और लिख लो -√3/2। अगली जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान दो, यही ले लो, -1 लिखो, लेकिन अभी प्लस लिया तो आप क्या ले लेंगे, माइनस और रूट के अंदर -3/2, तो ये 2 वैल्यू हो गए। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा
√3 को क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो ध्यान दो, मैं बता भी दे रहा हूं। जब भी मिलेगा क्या, ध्यान दो, -√1 तो वहां पे लिख देना है क्या, आई। वहां पे क्या लिख देना है, आई, इसे बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अगर आ गया क्या -√2 आ गया तो यहां लिख देना है क्या, √2 आई लिख देना है। ऐसे अगर आ गया -3 रूट आ गया, क्या लिख देना है, √3 आई लिख देना है। समझ गए कि नहीं। अगर मान लेते हैं आ गया √-4 आ गया, क्या लिखोगे, क्योंकि आपका लिखोगे √4 और आई और 2 का वर्गमूल तो 2 होगा भाई, 4 का वर्गमूल, सॉरी 2 का वर्गमूल नहीं, 4 का वर्गमूल 2 और आई लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो आप माइनस हटा करके √3 आई लिख सकते हो, यहाँ भी हटा के क्या लिख सकते हो, √3 आई। क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आएगी, ये बेसिक है। ये जब अभी क्लास 11 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्लास लूंगा तो वहां पे आप इसको समझ लेना, ठीक है ना। जो भी क्लास 10th में, ऐसा नहीं कि 11 का नहीं देख सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। हमने इसको समझा दिया पहले उदाहरण के माध्यम से, आप पहले इसको लिख लो, ठीक है। फिर मैं चलूं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्तर, ठीक है ना, विविक्तर आ जाओ। अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे, विविक्तर का फार्मूला, इसे डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। D = याद रखना है क्या, b² - 4ac। ध्यान रखना, एक ये फार्मूला याद रखनी है क्या, D = b² - 4ac। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों, ये किसकी फार्मूला, विविक्तर, ये किसकी फार्मूला, श्लेषाचार्य। क्या आप याद रखोगे, बिल्कुल आप सब इसको याद रखना। लेकिन ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, विविक्तर ज्ञात करेंगे। अब हम विविक्तर में देखेंगे कि पहला कंडीशन, ध्यान दो, ये D, यदि D = क्या आ जाए, 0। ध्यान समझना, अगर D = 0 है तो ध्यान समझना, मूल बराबर कहिए या कहिए समान, बराबर कहिए या क्या कहिए, समान होंगे। इसके अलावा मूल बराबर क्या होंगे, समान होंगे, तथा मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होंगे। अब समझना पहले ये कैसे होता है, माने 0 वास्तव में है, माने एक संख्या है, एक अंक है, एक डिजिट है, तो अगर बराबर आया, D का मान 0 के बराबर आया तो मूल बराबर होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। ये याद रखना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये सब चीजें वहां पे बहुत जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा याद रख लेना है कि D का मान यदि बड़ा आए, माने 0 से क्या आ जाए, बड़ा हो, लेकिन ब्रैकेट में याद रखेंगे क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो क्या होगा, मूल वास्तविक, मूल क्या होगा, वास्तविक असमान तथा परिमेय, तथा क्या होंगे, परिमेय होंगे। यानी जिसका वर्गमूल हो जाएगा, माने 0 से बड़ा, माने यानी हम समझ सकते हैं, उदाहरण समझा रहे हैं, जैसे 5, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग वाला, जैसे 4 आ गया तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो 4 पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब मूल क्या क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल क्या, सॉरी बराबर कर रहे हैं, सॉरी, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसके बाद क्या होंगे, असमान होंगे। इसके बाद क्या होंगे, परिमेय होंगे। ये 3 ठो याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन तीसरा नंबर याद रखेंगे, D का मान 0 से तो बड़ा तो होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। एक कंडीशन ये भी है, पूर्ण वर्ग ना हो, यानी पूर्ण वर्ग ना हो तो ध्यान दो क्या क्या याद रखेंगे, मूल वास्तविक, मूल क्या होगा, वास्तविक, असमान, वास्तविक और क्या होगा, असमान तथा अपरिमेय। क्या होगा भाई, अपरिमेय। अपरिमेय होंगे। इसको समझो पहले, यानी यहां भी 0 से बड़ा है, यहां भी 0 से बड़ा है, दोनों कंडीशन में D के मान 0 से बड़े हैं। इसका मतलब कि ये जो है आपका
पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल, देखो वास्तविक ये भी असमान, ये भी असमान, ये भी, लेकिन ये वाला परिमेय होगा, ये अपरिमेय। जैसे अभी मैंने लिखा था 5 तो 0 से बड़ा है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें देखो 0 के बराबर था तो क्या आया? बराबर, या कह सकते हो समान, लेकिन क्या होंगे? वास्तविक। वास्तविक इन तीनों कंडीशन में होंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन डिफरेंट क्या है? बराबर है, समान है। जब 0 रहेगा तब, 0 से जब बड़ा रहेगा तो जब कंडीशन नंबर है कि पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय, पूर्ण वर्ग ना हो तो अपरिमेय, बाकी ये दोनों के सारे कंडीशन सेम रहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान दो, अब आगे समझेंगे। यहां पे चौथा कंडीशन होगा क्या? यदि डी का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा माने क्या होगा भाई? माइनस में। 0 से छोटा यानी -1, -2, -3, -4, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 0 से छोटा। अब ध्यान दो, 0 से छोटा माने एक ही चीज याद रखेंगे, क्या होगा? हो तो क्या हो जाएगा? तो मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से इस चैप्टर का बेसिक जो मैंने बताया, ये सभी याद करके रखना, ध्यान रखना। जो ये बताया, ये कंडीशन, चारों कंडीशन ये याद होनी चाहिए। श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया, विविक्तर का फार्मूला याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक क्या होता है, इसके बाद मूल गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़नी, ठीक है। और हमने इसको सारी बेसिक को बता दिया। अब हम इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। आज के लिए केवल बेसिक क्लास है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।